नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। भारत के लौह पुरुष जिनके जिक्र के बिना ना तो भारतीय आजादी की कहानी कभी पूरी हो सकती है और ना ही आधुनिक भारत के मौजूदा संघीय ढांचे की इसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। आजादी के 75 साल के मौके पर हम आपको बताएंगे आजाद भारत के उस महान नेता की शख्सियत के बारे में जिनके बिना अखंड भारत की कल्पना मुमकिन ही नहीं थी, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व की बदौलत 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों को एक बड़े विशाल भारत में एकजुट किया और अखंड भारत के सपने को साकार किया। दरअसल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज जो अखंड भारत हम देख रहे हैं ना, वो भारत शायद एकजुट नहीं होता अगर 75 साल पहले भारत के पहले केंद्रीय गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक धागे में पिरोने का मिशन अपने हाथ में ना लिया होता। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत को अंग्रेजों ने आजाद तो किया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने ख्वाब यही देखा था कि भारत कभी दुनिया के नक्शे पर मजबूत मुल्क के तौर पर सामने ना आए। आजादी से पहले भारत में दो तरह का शासन था। भारत का एक हिस्सा वो था जहां अंग्रेजी हुकूमत का सीधा दखल होता था, जबकि देश के बाकी हिस्से रजवाड़ों और रियासतों में बटे हुए थे। यहां अंग्रेजी हुकूमत के अधीन राजाओं का शासन चलता था। अंग्रेजी हुकूमत की मंशा थी कि भारत आजादी के बाद भी कमजोर मुल्क के तौर पर जन्मे। यही वजह थी कि अंग्रेजों ने बंटवारे के लिए भारत को आजाद करके बंटवारे में बांट दिया और रजवाड़ों के सामने दो विकल्प रखे। रजवाड़ों के सामने पहला विकल्प था कि भारत या पाकिस्तान में किसी एक के साथ वो विलय हो जाएं, जबकि दूसरा विकल्प था आजाद देश के रूप में पहचान अपनी बना ले। इस विकल्प के साथ ही तब कई राजा और नवाब ऐसे थे जो स्वतंत्र भारत होना चाहते थे, यानी भारत से स्वतंत्र होना चाहते थे, जबकि कुछ ऐसे भी थे जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। ऐसे ही मुश्किल भरे समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकजुट करने का जिम्मा अपने कंधे पर उठाया। सरदार ने अपनी सूझबूझ, कूटनीति और बिना किसी खून खराबे के भारत को एक किया। उसकी तुलना जर्मनी के शासक बिस्मार्क से की जाती है, जिसने 1860 में जर्मनी का एकीकरण किया था। 6 मई 1947 ये वो तारीख थी जब भारत के बिस्मार्क यानी कि भारत के सरदार पटेल ने रियासतों और रजवाड़ों का भारत में विलय का मुश्किल मिशन शुरू किया। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि तब सरदार पटेल ने गांधी जी की सलाह पर वरिष्ठ नौकरशाह बीपी मेनन को गृह मंत्रालय का मुख्य सचिव बनाया और रियासतों ने भारत में विलय की जो बातचीत थी उसको अंजाम देने की शुरुआत यहां से की। लेकिन अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने ताकत की बजाय कूटनीति का सहारा लिया। उन्होंने तब रियासतों के वंशजों के सामने प्रीवी पर्स का एक प्रस्ताव रखा, जिसके तहत उन्हें एक नियमित आर्थिक मदद की बात की गई थी। इसके साथ ही सरदार ने इन रियासतों के सामने भारत के साथ विलय होने की समय सीमा भी मुकर्रर कर दी थी और यह समय सीमा थी 15 अगस्त 1947। सरदार की कूटनीति ने जल्द ही रंग दिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कई रियासतों और रजवाड़ों ने भारत में विलय करना शुरू कर दिया। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब भारत दुनिया के सामने एक मुल्क के रूप में एक बड़े वजूद के साथ आया। लेकिन देश की आजादी के बाद तब जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के राजा और नवाब भारत के साथ विलय को रजामंद नहीं हुए। दरअसल आजादी के साथ ही भारत को बंटवारे का गहरा जख्म भी मिला था। देश तब सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रहा था, लिहाजा इन तीनों रियासतों को जबरदस्ती देश में नहीं मिलाया जा सकता था। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया था, तो हैदराबाद के निजाम ने आजाद रहने का फैसला किया था, जबकि आजादी के बाद तक जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह कोई फैसला नहीं ले पाए थे। हालात इसलिए भी चुनौतीपूर्ण थे क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजा हिंदू थे, लेकिन वहां की ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी और जूनागढ़ और हैदराबाद के शासक मुस्लिम थे, लेकिन वहां ज्यादातर आबादी हिंदू थी।
बंटवारे के बाद ये देश में सांप्रदायिक हिंसा के माहौल में इन रियासतों को लेकर कोई भी जबरदस्ती का कदम आफत पैदा कर सकता था। लिहाजा सरदार पटेल ने काफी धैर्य से काम लिया। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी फौज ने कबाइलियों के साथ देश पर हमला कर दिया। पाकिस्तान का ये उतावलापन उसे महंगा पड़ा, क्योंकि 25 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय करने का इस लड़ाई की वजह से फैसला ले लिया। ऐतिहासिक दस्तावेज कहते हैं कि इस फैसले में तब कश्मीरियों के बड़े नेता शेख अब्दुल्ला की भी सहमति थी, जिसे सरदार पटेल की बड़ी जीत माना गया। आजादी के बाद जूनागढ़ दूसरी रियासत थी जिसका भारत में विलय हुआ। हालांकि इसके लिए सरदार पटेल को जूनागढ़ की आर्थिक घेराबंदी करनी पड़ी थी। सरदार पटेल ने तब जूनागढ़ रियासत की तेल कोयले की सप्लाई काट दी, साथ ही डाक हवाई संपर्क भी काट दिया। इस कदम का असर यह हुआ कि तब जूनागढ़ के तत्कालीन नवाब मोहम्मद महाबत खान जी के खिलाफ उनके ही राज्य में जनता ने विरोध कर दिया। जूनागढ़ के कुछ लोगों ने मिलकर एक अस्थायी सरकार बनाई और इसके तहत बनाई सेना ने नवाब खान जी की सेना को मात दे दी। 26 अक्टूबर 1947 को नवाब अपने परिवार समेत पाकिस्तान भाग गए और 25 फरवरी 1948 को जूनागढ़ के भारत में विलय होने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। आजादी के बाद 3 में से 2 रियासतें तो भारत के साथ विलय हो चुकी थी, लेकिन हैदराबाद को लेकर माहौल लगातार गर्माता जा रहा था। 87% हिंदू आबादी वाले हैदराबाद का निजाम उस्मान अली खान भारत में विलय नहीं करना चाहता था और अड़ा हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत के दिनों में भी हैदराबाद की अपनी सेना, रेल सेवा और डाक तार विभाग हुआ करता था। उस समय आबादी और कुल राष्ट्रीय उत्पादन की नजर से हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा राजघराना था, लेकिन हैदराबाद का क्षेत्रफल इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा था। हैदराबाद के निजाम ने उकसाने पर, वो उनको उकसाया गया, तब कासिम राजवी के नेतृत्व में रजाकार हैदराबाद की आजादी के समर्थन में जनसभाएं कर रहे थे और गैर मुस्लिमों पर हमला भी कर रहे थे। के.एम. मुंशी की किताब एंड ऑफ एन एरा में जिक्र मिलता है कि निजाम उस्मान अली हैदराबाद के भारत में विलय के किस कदर खिलाफ थे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने जिन्ना को संदेश भेजकर यह जानने की कोशिश की थी कि क्या वो भारत के खिलाफ लड़ाई में हैदराबाद का समर्थन करेंगे। कुलदीप नैयर ने अपने खिताब में लिखा है कि जिन्ना ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि वो मुट्ठी भर अभिजात्य वर्ग के लोगों के लिए पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरे में नहीं डालना चाहेंगे। उधर नेहरू माउंटबेटन की उस सलाह को गंभीरता से लेने के पक्ष में थे कि इस पूरे मसले का हल शांतिपूर्ण ढंग से निकाला जाना चाहिए, जबकि सरदार पटेल नेहरू के इस आकलन से सहमत नहीं थे। पटेल ने तब हैदराबाद को भारत के पेट में कैंसर के समान बताया था, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पटेल को इस बात का अंदाजा था कि हैदराबाद पूरी तरीके से पाकिस्तान के कहने में था, यहां तक कि पाकिस्तान पुर्तगाल के साथ हैदराबाद का समझौता कराने की फिराक में था, जिसके बाद हैदराबाद गोवा में बंदरगाह बनाएगा और जरूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल भी कर सकेगा। इतना ही नहीं, हैदराबाद के निजाम उस्मान अली हैदराबाद का विलय रोकने के लिए हथियार जुटाने की कोशिश में थे। निजाम के सेनाध्यक्ष मेजर जनरल एल अदरूस ने अपनी किताब में लिखा कि हैदराबाद ऑफ द 7 लॉब्स, ये उनकी किताब थी, उसमें लिखा कि निजाम ने उन्हें खुद हथियार खरीदने यूरोप भेजा था, लेकिन वो अपने मिशन में सफल नहीं हो सके क्योंकि हैदराबाद को एक आजाद देश के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। इधर सरदार पटेल ने हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई का मन बना लिया था। भारतीय सेना के पूर्व उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा अपनी आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखते हैं कि मैं जनरल करियप्पा के साथ कश्मीर में था। उन्हें संदेश मिला कि सरदार पटेल उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। दिल्ली पहुंचने पर हम पालम हवाई अड्डे से सीधा पटेल के घर गए। मैं बरामदे में रहा जबकि करियप्पा उनसे मिलने अंदर गए और 5 मिनट के बाद बाहर आ गए। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि सरदार ने मुझे उनसे सीधा सवाल पूछा है, जिसका उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया है। किताब में जिक्र बातों में के मुताबिक अगर हम बात करें तो तब सरदार ने उनसे पूछा था कि अगर हैदराबाद के मामले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई सैनिक प्रतिक्रिया होती है
तो क्या वो बिना किसी एक्स्ट्रा मदद के उन हालातों में निपट लेंगे उनसे? तब करियप्पा ने इसका जवाब एक शब्द में दिया था, हां। और इसके बाद बैठक खत्म हो गई। इसके बाद ही सरदार पटेल ने हैदराबाद के खिलाफ सैनिक कार्रवाई को अंतिम रूप दिया। कई रियासतों और रजवाड़ों भारत में मिले हो चुके थे, हैदराबाद के निजाम इसके खिलाफ थे। तभी पटेल ने अपनी ताकत दिखाई, हैदराबाद के निजाम के खिलाफ सेना की चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। हालांकि ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि भारत के तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल रॉबर्ट बूचर इस फैसले के खिलाफ थे। उन्हें आशंका थी कि पाकिस्तान की सेना इसके जवाब में अहमदाबाद या मुंबई पर बम गिरा सकती है। इतिहास साक्षी है कि 2 बार हैदराबाद में भारतीय सेना के घुसने की तारीख तय की गई, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते इसे रद्द करना पड़ा। तब निजाम ने गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी से व्यक्तिगत अनुरोध किया कि वो ऐसा ना करे। इसे लेकर राजगोपालाचारी और नेहरू की बैठक हुई और दोनों ने सैन्य कार्यवाही रोकने का फैसला लिया। निजाम के इस पत्र के जवाब देने के लिए रक्षा सचिव एच.एम. पटेल और वीपी मेनन की बैठक बुलाई गई। हालांकि दुर्गादास की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में जिक्र मिलता है कि जब पत्र के उत्तर का मसौदा तैयार हुआ, तभी पटेल ने घोषणा कर दी थी कि भारतीय सेना हैदराबाद में घुस चुकी है और इसे रोकने के लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता। नेहरू और राजाजी चिंतित थे कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन 24 घंटे तक पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं हुआ तो उनकी चिंता मुस्कान में बदल गई। हां, ऐतिहासिक दस्तावेज ये जरूर बताते हैं कि जैसे ही भारतीय सेना हैदराबाद में घुसी तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने डिफेंस काउंसिल की बैठक बुलाई। तब लियाकत अली खान से पूछा गया कि क्या हैदराबाद में पाकिस्तान को एक्शन ले सकता है। बैठक में मौजूद ग्रुप कैप्टन अलवर्दी ने, जो बाद में एयर चीफ मार्शल और ब्रिटेन के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, तब इस सवाल का जवाब ना में दिया गया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय फौज को हैदराबाद पर चढ़ाई करने का आदेश दिया गया और इस मिशन का नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो, क्योंकि तब हैदराबाद में विश्व के सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे। 5 दिनों तक चली इस कार्रवाई में भारतीय सेना ने हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। सरदार पटेल की यह सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि पटेल ने देश का सांप्रदायिक माहौल खराब नहीं होने दिया था, तो अपनी सूझबूझ से विलय और ऐतराज पाकिस्तान का चाहे कितना भी रहा हो, फिर भी उनकी हवा निकाल दी। दरअसल लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल सिर्फ नाम के लिए लौह पुरुष नहीं थे। स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के संचालक की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने कंधों पर रखी थी। वो गांधी के कहने पर राजनीति से जुड़े थे। उन्होंने गांधी जी के कहने पर 1946 में प्रधानमंत्री तक को ठुकरा दिया था। जी हां, उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था। तब 15 में से 12 प्रांतों की कांग्रेस का समर्थन उनको हासिल था। बावजूद इसके महात्मा गांधी ने आग्रह किया। पटेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने की राह से वो खुद को अलग करके चले गए। हालांकि नेहरू की डिप्लोमेसी और पटेल का मिजाज एक जैसा नहीं था। कई बार नेहरू की राय से वो इत्तेफाक नहीं रखते थे, विचारों में मतभेद, और इसके बावजूद पटेल सहमति के पक्ष में रहते थे। पटेल काफी सादगी भरा जीवन जीते थे। अहमदाबाद म्यूजियम में उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं जो इस बात की ओर इशारा करती हैं। पटेल जब वकालत किया करते थे तब पैंट शर्ट पहना करते थे। जब राजनीति में आए तो कुर्ता और जैकेट पहनने लगे। जूता पेन, घड़ी, भगवत गीता, रामचरितमानस, रोमन लॉ की किताबें, सादगीपूर्ण जीवन, यही था हमारे लौह पुरुष पटेल का जीवन।